नमस्कार मित्रों। 6 अगस्त के दैनिक न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस महीने की सबसे बड़ी खबरों में से एक है कि इस बार 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हो रहा है और इसकी 3 बैठकें जयपुर में हो रही हैं। तो ये घटना अब जब तक सम्मेलन हो नहीं जाता, सितंबर में सम्मेलन होगा तो 1 महीने तक लगातार घटना चलेगी। तो इसकी थीम वगैरह, आयोजन वगैरह, राजस्थान में होने वाले विशेष रूप से आयोजनों का आपको पूरा कंपाइलेशन आप लगातार न्यूज़ में पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में रिलेटेड कौन कौन सी जो मुख्य थीम, जो हेडलाइन है, उसी से सवाल बनता है। देखो, सबसे पहले यह है कि 18वां स्थापना दिवस है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि राजस्थान में लहरिया थीम से उनके स्वागतों के लिए सजाया जा रही है। ये जो आप पर्दे देख रहे हैं ये लहरिया थीम में है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो, जो सम्मेलन होगा ब्रिक्स का 18वां, वो नई दिल्ली में होगा 12 से 13 सितंबर, यानी कि अभी सम्मेलन होने में 1 महीना बाकी है। 18वां सम्मेलन है और इसमें कौन कौन से शामिल है? मूल रूप से था ब्राज़ील, रसिया, चाइना, दक्षिणी अमेरिका और इंडिया, अफ्रीका। फिर इसमें जो शामिल किए गए, एक इजिप्ट, मिस्र, इथोपिया, अफ्रीकन कंट्री, फिर मिडल ईस्ट के कंट्री ईरान को और सऊदी अरब को और यूएई को, फिर साउथ ईस्ट एशिया कंट्री इंडोनेशिया को। इस बार की थीम का है, याद रखना, बिल्डिंग। बिल्डिंग यानी बनाना, फॉर यानी किसके लिए? रिसाइलेंस, रेजिलियंस होता है जिसके अंतर्गत होता है अपनी क्षमता मजबूत करना, इकोनॉमिक रूप से। इनोवेशन आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में फंडामेंटल होता है। कोऑपरेशन का मतलब है कि देशों को आपस में सहयोग करना है। एंड सस्टेनेबिलिटी अगेन लंबा जाना है। तो रिजाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पे की थीम पर इस बार सम्मेलन होगा। इसका जो पहले से जो तैयारी होती है या जो सम्मेलन होता है उससे पहले मिनिस्टर या बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल हैं वो बैठ के करते हैं। तो गुरुवार से जयपुर में 3 बैठकें हो रही है। जो 3 चरणों में बैठकें हो रही है उसमें पहली जो बैठक हो रही है वो 6-7 अगस्त को रामबाग पैलेस में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए। पहली बैठक कहाँ हो रही है? रामबाग में। और इसमें 10 सदस्यों के वाणिज्य, उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी। तो जो पहली थीम है वो होगी वाणिज्य मंत्रियों के बैठकों से संबंधित। इसके लिए जो सड़कें हैं उसको लहरिया थीम पे सजाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये लोग क्या करते हैं, कल्चर और इंटरनेशनल रिलेशन के चीज़ों को मिक्स करके सवाल देते हैं। पहला चरण आपको मैंने बता दिया 6 से 7 अगस्त का होगा। इसमें उद्योग और व्यापार मंत्री भाग लेंगे जिसका नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। दूसरा चरण 6 दूनी 12 और 1+13 को होगा ब्रिक्स मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का सम्मेलन। पहला मंत्री होगा, दूसरा गवर्नर का हो गया। तीसरा जो सम्मेलन होगा 19-20 अगस्त, उसमें ब्रिटेन पर्यटन समूह की बैठक होगी और 21-22 अगस्त को 100 देशों के पर्यटन मंत्री का वैश्विक सम्मेलन होगा। तो तीसरा सम्मेलन पर्यटन से संबंधित है। और जो पर्यटन से संबंधित है उसमें राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख शहर, ऐतिहासिक स्थल चुने गए हैं? उसमें आमेर है, एक कुकस है और भी कुछ शहर है जो आगे आएंगे। ये आमेर और कुकस दोनों को तो आपको अच्छे तरीके से याद करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नया अभियान चलाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, अपना संकुल हरियाणु संकुल। डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर में अपना संकुल हरियाणु संकुल, 2 संकुल हैं, अपना संकुल हरियाणु संकुल। ठीक है। मदन दिलावर ने बेलपत्र लगाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ राजस्थान शिक्षा विश्वविद्यालय के पर्यावरण संरक्षण अभियान के साथ एक पेड़ एक शिक्षक के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 लाइनर है, एक पेड़ एक शिक्षक हो गया और थीम बहुत ईजी है ये। अभी राजस्थान में गोबर अर्थव्यवस्था का सम्मेलन हो रहा है। चूँकि नेशनल लेवल का सम्मेलन है तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। ये जो गौशालाओं को आपको पता है कि इसके सस्टेनेबिलिटी अनुदान से चलती है, तो इसको आत्मनिर्भर बनाने के कहा कि गोबर को हम इकोनॉमिक मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं। तो जयपुर में देश का पहला राष्ट्रीय गोबर अर्थव्यवस्था कहाँ पर? टोंक रोड के सांगानेर में है, एक वैदिक पादप औषधालय के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। वैदिक पादप औषधालय मतलब ऐसा है कि गाय को हम संरक्षण इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशनल एसेट है। उसी प्रकार से वैदिक पादप औषधालय, इसी प्रकार से वैदिक में जो पादप का यूज चिकित्सा मेडिसिनल यूज़ में होता था उससे रिसर्च सेंटर की तरह है। तो दोनों इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि दोनों ही एंशियंट है और एंशियंट को ही चीज़ हम ग्रोथ करा रहे हैं। वैदिक पादप औषधीय केंद्र अब श्री पिंजरापोल गौशाला परिसर में होने जा रहा है, जिसमें कौन कौन सी परिषद सहयोग कर रही है? तो अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, एक अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत कृषि कौशल विकास संस्थान, हनीमैन चैरिटेबल फाउंडेशन सोसाइटी। ये हनीमैन चैरिटेबल, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये आ सकता है कि ये आजकल ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि कौन से जो स्वायत्त शासी या प्राइवेट संस्था के साथ एमओयू साइन किया है या किसने शामिल किया है, तो ये हनीमैन चैरिटेबल सोसाइटी इसमें भागीदार थी।
इसके तहत मिशन 2030 तक घोषणा की जाएगी कि किस प्रकार हम गोबर को कौशल और रोजगार से जोड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स में देखते हैं कि ये एक महिला की नियुक्ति हुई है, तो इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु की निदेशक है प्रोफेसर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम, उसको विक्रम साराभाई पदक दिया गया है। ये ऐसी पहली महिला बन गई हैं और चौथी भारतीय महिला बन गई। ये पदक कौन देता है? इसरो और अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हर 2 साल में दिया जाता है। याद रखना, आप तुक्केबाजी में 1 साल करके आओ, गलत हो जाएगा। आपको पता है कि 101वां रामसर स्थल अरुणाचल प्रदेश की गलाव झील को दे दिया गया है। ये झील लोहित जिले में, लोहित आपको पता है कि लोहित नदी भी है एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, तो वहीं और लोहित नदी का नाम भी उस जिले के नाम पे पड़ा है। ये कामलांग रिजर्व के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर है। कामलांग रिजर्व टाइगर रिजर्व कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो उसके अंदर एक गलाव झील है और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कराधान अन्य कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करी है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को एक इनकम टैक्स से छूट थी, उसको 2040-41 तक बढ़ा दिया गया। 1 लाइनर है। फिर ये पद्मश्री सम्मानित त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों के, अब चूंकि निधन हुआ है तो आपको याद रखना चाहिए कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री रहे थे। देखो, नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा हो गया अपना, बिहार, और पश्चिम बंगाल उसका पड़ोस में। उसके राज्यपाल रहे DY पटेल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अभी ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खबर है कि राजस्थान की एक 19 वर्षीय साइकिलिस्ट थी हर्षिता जाखड़। उसने क्या किया है, टूर डी फ्रांस फेम का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने जो इसके लिए क्या किया, उसने स्विट्जरलैंड में इस रेस के दूसरे चरण में चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालकों समूह का नेतृत्व किया और हर्षिता को विश्व साइकिलिंग टैलेंट प्रोग्राम के तहत प्रदर्शन के लिए चुना गया। ठीक है। वर्तमान में पटियाला स्थित स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र के रूप में अभ्यास कर रही है। तो हर्षिता जाखड़ का नाम आप याद रखेंगे, एक साइकिलिस्ट के इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट में इंडिया का रिप्रेजेंट कर रही है। अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल न्यूज़ में है, क्योंकि LIP सांसद अरुणा भारती ने कहा है कि ये जो राष्ट्रीय रोजगार के लिए युवा जितने आ रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रीय युवा आयोग को एक संवैधानिक संस्था देनी चाहिए, जिस प्रकार की OBC आयोग, SC आयोग, ST आयोग है, उसी प्रकार से। तो प्राइवेट मेंबर बिल न्यूज़ में है। प्राइवेट मेंबर बिल आपको क्वालिटी में पता है 107 में उल्लेख किया गया कि जो मंत्री विधेयक प्रस्तुत नहीं करके कोई सामान्य सांसद विधेयक प्रस्तुत करता है, तो उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। अभी मांडलगढ़ को प्रताप कॉरिडोर से जोड़ने की स्कीम चल रही है। पर्यटन से रिलेटेड हर परीक्षा में टॉपिक सिलेबस में रहता है। तो पर्यटन में दूसरी चीज़ है कि जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो कम है, इसलिए ये टेंडेंसी रहती है कि वो करंट अफेयर से कनेक्ट करके पहुंचते हैं। तो मांडलगढ़ 2-3 योजनाओं के अंतर्गत आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ी डिटेल में जानकारी देता हूँ क्या है। पहली चीज़ तो है कि मांडलगढ़ के ऐतिहासिक किले को पंचगौरव स्कीम के तहत जोड़ा गया। पंचगौरव के साथ अब क्या चलेगा, उसको जो प्रताप कॉरिडोर है उससे कनेक्ट किया जाएगा। प्रताप कॉरिडोर क्या है कि जो महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको जोड़ा गया, तो उनसे मांडलगढ़ को भी अब जोड़ा गया, ताकि अब कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, मोबिलिटी अच्छी रहेगी, पर्यटन आ जा सकते हैं, सर्विसेज अच्छी रहेगी। पंचगौरव योजना राजस्थान सरकार की एक विशेष जिला ब्रांडिंग पहल है, जिसके तहत भीलवाड़ा जिले के एक पर्यटन स्थल के रूप में मांडलगढ़ को चुना गया था। अब मांडलगढ़ जिले को चित्तौड़, हल्दीघाटी और उदयपुर से जोड़ा जाएगा। फिर इसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, और इस तरीके से चित्तौड़गढ़ और रणकपुर के तर्ज पर पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान उसकी बन सकेगी। राजस्थान के उद्योगपतियों ने इथोपिया के साथ व्यापार और निवेश के लिए द्विपक्षीय संवाद आयोजन किया है। इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले इथोपिया के राजदूत थे डिप्टी हेड ऑफ मिशन मेलानिग्न ओस्पा गबरू टेकले थोड़ा अजीब नाम इसलिए याद रखेंगे। इसका राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि अरावली को नए तरीके से परिभाषित करो। तो इससे संबंधित जो 6 पहलू हैं, पारिस्थितिकी, भूविज्ञान की परिभाषा, जल विज्ञान, जैव विविधता, खनन और सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इससे संबंधित एनालाइज करने के लिए कमेटी है वो राजस्थान आ रही है। उच्च स्तरीय समिति 7 से 10 अगस्त को राजस्थान में आएगी और इसका हेड कर रहा है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा महापरिषद के निदेशक, जो इन 6 चीज़ों पे काम करेगी: पारिस्थितिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजी, जैव विविधता, खनन उपयोग और सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
राजस्थान में भी इसे समन्वित या सहयोग करने के लिए अधिकारियों का पैनल नियुक्त किया गया है। निदेशक महावीर प्रसाद मीणा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये 7 अगस्त को कोटपूतली, नीम का थाना, सरिस्का, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में आएंगे। 8 अगस्त को लगभग मध्य राजस्थान, जयपुर और किशनगढ़ और अजमेर क्षेत्र का दौरा करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे। 9 से 10 अगस्त को राजसमंद और उदयपुर में। क्या क्या चीज़ों की पैरवी की जाएगी? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, आपको पता है कि वहाँ अरावली के पर्यावरण संतुलन कैसा है, वृक्षारोपण, ग्रीन कवर, पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण संबंधी अध्ययन। और भूविज्ञान की परिभाषा क्या है कि भूगर्भ कैसा है, संरचना कैसी है, सीमाएं वैज्ञानिक रूप से परिभाषित है कि स्पष्ट करेंगे। जल विज्ञान को मतलब है कि भूजल कैसा है, प्राकृतिक जल का स्रोत कैसा है, कैचमेंट एरिया कैसा है, अरावली संसद में इसका प्रभाव क्या है। जैव विविधता में आपको पता है कि वन्य जीव, प्राकृतिक आवास की स्थिति समय से कैसी है। खनन एवं भूमि उपयोग में अवैध खनन कितना प्रभाव कर रहा है, खनन पट्टे क्या स्थिति में है, वन भूमि का गैरवाणिज्यिक उपयोग में हो रहा है क्या, बदलने से कितना असर पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक प्रभाव का मतलब है कि कौन स्थानीय ग्रामीण इस पर डिपेंडेंट है, किसान, ये सब की स्थिति इसमें है। फिर ये जो ओबीसी आयोग है, इसकी रिपोर्ट मैंने आपको कल कवर किया था, ये सरकार को दे दिया है। अध्यक्ष थे रिटायर्ड जज मदन लाल भाटी साहब। इन्होंने कहा कि 92 ओबीसी की जातियों से केवल 11 ही जातियों का दबदबा है। ऐसे में रिजर्वेशन का आधार केवल जनसंख्या नहीं होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ापन भी होना चाहिए। ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के साथ ही इस कमेटी गठित की गई ताकि पंचायती राज्यों में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सके। अभी एक बार आरपीएससी के मेंस में, आरएस के मेंस में सवाल आया था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ हुआ है, इसका राजस्थान में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट उसी थीम पे गजेंद्र सिंह शेखावत का खुद का एक लेख है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, जो महत्वपूर्ण बात है। आप इन्होंने अंडरलाइन किया है कि भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया उसमें पहले संयुक्त अरब अमीरात था, ऑस्ट्रेलिया था और ब्रिटेन के साथ सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। तो इसमें भारत ने 90% ब्रिटेन से आने वाले और भारत से जाने वाले उत्पादों को शुल्क मुक्त कर दिया है और इन दोनों का व्यापार 2030 तक द्विपक्षीय $100 अरब होने की उम्मीद है। एक लाइन तो है। दूसरी चीज़ है कि इससे इन्होंने एक लाइन अंडरलाइन की है कि जो निर्यात, उससे केवल विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की जाती बल्कि ग्रामीण और अर्ध शहरी परिवारों के आय का प्रमुख आधार है। फिर इन्होंने कहा कि जोधपुर विश्व के प्रमुख जो हैंडक्राफ्टेड फर्नीचर और लाइफस्टाइल उत्पाद हैं उसका क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा था, इससे उनको लाभ मिलेगा। कौन सी चीज़? हैंडक्राफ्टेड फर्नीचर और लाइफस्टाइल उत्पाद। आगे इन्होंने कहा कि राजस्थान का वस्त्र उद्योग पहले से ही अच्छी खासी स्थिति में रूप से बांधनी, प्रिंटेड फैब्रिक, रेडीमेड परिधान, तो वो ब्रिटेन में एक बड़ा बाजार ढूंढ सकते हैं, मिल सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि ये जो चूरू सेक्टर का खेल सामग्री और चमड़ा उत्पाद है, इसको भी शुल्क मुक्त स्थान मिलने से नई ऊंचाई मिल सकती है। फिर उन्होंने कहा कि राजस्थान का पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल जो सर्विसेज है उनमें राजस्थान को नई ऊंचाई मिल सकती है, बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं। फिर उन्होंने कंक्लूजन के रूप में कहा कि राजस्थान सरकार को इस अवसर को एक समग्र राजस्थान निर्यात संवर्धन मिशन के रूप में देखना चाहिए, राजस्थान निर्यात संवर्धन मिशन के रूप में, और मेड इन इंडिया के साथ ही क्राफ्टेड इन राजस्थान जैसी वैश्विक पहलों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। फिर ये कब्रिस्तान भूमि के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जो नई केंद्र सरकार ने पहल की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी पहल है वो इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री जयपुर द्वारा उठाए जाने के बाद ये संसद में मुद्दा उठा है। आज के एक बार में इतना ही था। धन्यवाद।